नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे युद्ध के मोर्चे पर आज़ाद हिंद फौज की। तो देखिए, नेताजी की योजना थी कि आज़ाद हिंद फौज जापानी सेना के साथ भारत वर्मा सीमा पर युद्ध करे, जिससे कि वर्मा मोर्चे से आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत की सीमा में प्रवेश कर बंगाल और असम से ब्रिटिश फौज को पीछे धकेल दिया जाए। इस योजना की क्रियान्विति के लिए आज़ाद हिंद फौज सुभाष ब्रिगेड को भारत वर्मा की सीमा पर पहुंचा दिया गया। नेताजी ने इसके बाद नेताजी रंगून चले गए और वहीं पर अपना मुख्यालय स्थापित करके वहीं से सेना को निर्देशित करना शुरू किया। सुभाष, नेताजी व जापानियों ने यह निश्चित किया कि आज़ाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड की छोटी छोटी टुकड़ियां बना दी जाए, यानी कि सुभाष ब्रिगेड को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया जाए। ये टुकड़ियां भारतीय अधिकारियों के नेतृत्व में ही काम करें, लेकिन एक समन्वित योजना अनुसार आगे बढ़े और भारत की जो जमीन इस सेना, जापानी सेना प्लस आज़ाद हिंद फौज की सेना जिस भारत की जमीन को मुक्त कराएंगी, उसका प्रशासन आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया जाएगा और उस भूमि पर केवल भारत का तिरंगा ही फहराया जाएगा। यहाँ देखिए, सेना तैयार हो गई, सेना को सीमा पर पहुंचा भी दिया गया और सेना द्वारा जीती हुई जमीन पर आज़ाद हिंद फौज को सौंपने का निर्णय भी ले लिया गया। लेकिन इन सब के बाद यदि हम सेना की चर्चा करें, सेना के संसाधनों की चर्चा करें, तो यहाँ पर हमको कुछ खामियां नज़र आती हैं। हालांकि सेना में नेताजी ने पूरा जोश भर दिया था। सेना पूरे जोश के लिए ब्रिटिश सेना से लड़ने को तैयार थी। लेकिन हम यह बता दें कि यह फौज पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थी। यद्यपि सेना में पूरा जोश था, वे सीमा में प्रवेश करने को उतावले थे, लेकिन यह सेना पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थी। मेजर जनरल चटर्जी की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में लिखा है कि जब सेना वर्मा पहुंची तो न तो उसके पास तोपखाना था, न ही मोटार, मशीन गनें भी मध्यम दूरी तक मार करने वाली नहीं थी। उसकी हालत भी खराब थी। मरम्मत के लिए आवश्यक पुर्जों की कमी भी थी। छापामार रेजिमेंट के पास न तो वायरलेस उपकरण थे, न ही टेलीफोन। पहाड़ी इलाकों में अतिरिक्त गोला बारूद और हथियार पहुंचाने के लिए परिवहन की भी कोई सुविधा नहीं थी। चिकित्सा सेवा तो नाम मात्र की थी। सैनिकों के पास जूते तक नहीं थे। उन्हें नंगे पैर
जंगलों में जाना पड़ता था। इन सब के बाद भी सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध का परिदृश्य भी बदल गया था। अब भारत बर्मा सीमा पर अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। ब्रिटिश सेनाएं अब रक्षात्मक युद्ध के साथ साथ आक्रामक युद्ध के लिए भी तैयार थी। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का भारत की धरती पर आगमन हुआ। संसाधनों के अभाव के साथ संपूर्ण जोश के साथ आज़ाद हिंद फौज का भारतीय भूमि पर आगमन हुआ। जनवरी 1944 के अंत में सुभाष ब्रिगेड की एक बटालियन को अराकान की कलादान घाटी भेजा गया। दूसरी और तीसरी बटालियन को चिन पहाड़ियों की ओर भेजा गया। प्रथम बटालियन, जिसको कलादान घाटी का कार्य दिया गया था, इस बटालियन ने कलादान घाटी में पश्चिमी अफ्रीका की हब्शी सेना को आगे बढ़ने से रोका और इस सेना को परास्त करके पलेतवा व दलेतमे में शत्रु सेना को हराकर मई 1944 में मादोक जीत लिया। मादोक भारत भूमि पर अंग्रेजों की प्रथम चौकी थी। अंग्रेज सेना ने प्रत्युत्तर में जोरदार प्रत्याक्रमण किया। जापानी सैनिकों की सहायता के बिना आज़ाद हिंद फौज ने मई से सितंबर तक इस क्षेत्र की रक्षा की और मादोक में तिरंगा लहराता रहा। अब देखिए, चर्चा करते हैं द्वितीय व तृतीय बटालियन की। कलेवा से होकर टासू और फोर्ट हवाईट के मार्ग की रक्षा का भार द्वितीय बटालियन को सौंपा गया था। इस अंचल में नेताजी की सेना ने शत्रु सेना के छापामारों का सफाया किया। मेजर मॉर्निंग की सेना को परास्त किया। अंग्रेजों के सामरिक दुर्ग क्लैग को जीत लिया। अब जापानी सेनापति ने इस सेना की सफलता से प्रभावित होकर इस सेना को कोहिमा की ओर भेज दिया। तय हुआ कि इम्फाल का पतन होते ही यह सेना ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके बंगाल में प्रवेश करेगी। इसी दौरान फौज की दूसरी टुकड़ी जापान के मंचूरियाई डिवीजन के साथ कोहिमा पहुंच गई और यहाँ पर घमासान युद्ध के बाद कोहिमा पर आज़ाद हिंद फौज का अधिकार हो गया।
इसके बाद जापानियों की पराजय का सिलसिला शुरू हुआ। अंग्रेज इम्फाल में नई कुमुक पहुंचाने में सफल रहे। इससे इम्फाल बच गया। आज़ाद हिंद फौज इम्फाल को नहीं जीत पाई। अंग्रेजों ने दीमापुर और कोहिमा पर जोरदार हमला किया। जापानियों और फौज को पीछे हटना पड़ा। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक चलता रहा। आगे देखिए गांधी ब्रिगेड को। अप्रैल के आरंभ में गांधी ब्रिगेड को इम्फाल की ओर भेजा गया। इस समय फलेल में फौज का शत्रु सेना के साथ घमासान युद्ध चल रहा था। गांधी ब्रिगेड ने यहाँ छापामार युद्ध चलाते हुए फलेल के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया और वहाँ के वायुयानों को नष्ट कर दिया, परंतु यहाँ उसके लगभग 250 सैनिक मारे गए। गांधी ब्रिगेड बहादुरी के साथ यहाँ पर डटी रही, अंग्रेजों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद जून 1944 में रसद पानी, गोला बारूद की कमी से इस फौज की स्थिति बिगड़ने लगी और दूसरी तरफ अंग्रेजों की दूसरी कुमुक आ जाने से अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। वर्षा के कारण टास पलेल रोड बह गई और फौज को जो रसद मिल रही थी वो भी मिलना बंद हो गई। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों बाद गांधी ब्रिगेड के भी जापानी सेना के साथ बर्मा वापस आना पड़ा। ऐसी स्थिति में गांधी ब्रिगेड को जापानी सेना के साथ बर्मा वापस आना पड़ा और इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज का पतन शुरू हो गया। लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण आज़ाद हिंद फौज जो उसका लक्ष्य था वो पूरा नहीं कर पाई। उसके बावजूद भी इस अभियान में वह भारतीय सीमा में लगभग 150 मील तक प्रवेश करने में सफल रही। इस अभियान के दौरान फौज के लगभग 4000 सैनिक शहीद हो गए। फरवरी से जून 1944 के मध्य तक फौज की तीनों ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा। उसका पासा ही पलट गया। जर्मनी व जापान ने हार मान ली। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज को सहयोग मिलना बंद हो गया। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज को बैक होना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी नेताजी ने अपने प्रयास जारी रखे। आगे नेताजी की क्या रणनीति रही, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनः किस तरह तैयार किया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।